नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे अपने क्लास जागृति क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री की क्लास लगातार चल रही है। प्रतिदिन आपको 15 से 20, 20 से 25 अधिकतम मिनट का वीडियोस आपको लोगों को मिल रहा होगा। हिस्ट्री के प्राचीन भारतीय इतिहास के इस श्रृंखला में आज हम लोगों के लगभग चौथी क्लास है। तो हम लोगों ने कल हम लोग रिकॉर्ड कर ही रहे थे, बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो गया, क्योंकि जो जिससे रिकॉर्ड करते हैं तो लाइव तो जा नहीं रहा है, इसको रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा व्यवधान हो गया था इसमें। तो वहीं से हम लोग फिर से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा कल क्या था उसको एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है क्या है, इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री, और इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास की जानकारी का स्रोत, मतलब कैसे हम जाने कि इतिहास में ये लिखा है, क्या स्रोत है इसके। फिर इसके बाद हम लोगों ने इतिहास के बारे में एक सामान्य समझ विकसित कर ली। इसी के साथ इतिहास की जानकारी के स्रोत के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री कि मतलब इतिहास का महत्व क्यों क्या है, हम इतिहास आखिर पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में जहाँ तर्कवाद, जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ इतिहास की क्या भूमिका है, ये या इसीलिए बताया गया कि इतिहास का क्या महत्व है, उसको भी विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मानव का विकास पढ़ा, और उसके बाद मानव के विकास के बाद हम लोगों ने पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल में हम लोगों ने दो कालखंड पढ़ा हुआ है अभी तक, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल। हम लोग चर्चा इस पर कर ही रहे थे, किस पर, नवपाषाण काल पर। तभी हम लोगों का थोड़ा सा व्यवधान हुआ तो क्लास को बीच में ही खत्म करना पड़ा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दो चीज की, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण कालीन जो भी चीजें रही हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू आज हमको करना था हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जिसको प्रथम नगरीकरण कहते हैं, जिसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, जिसको मेलुहा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन आज नहीं, उसको हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। और हड़प्पा सभ्यता में हम लोगों की लगभग 3 से 4 क्लासेज होंगी, आपको विस्तार पूर्वक हड़प्पा सभ्यता को बताया जाएगा, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कभी भी आईएएस से लेकर वनडे एग्जाम तक हड़प्पा सभ्यता से सवाल आएगा तो आपका सारा कुछ क्लियर होगा। अभी तो मेन इतिहास शुरू ही नहीं हुआ है। मेन हिस्ट्री जो मुख्य इतिहास है वो शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से। ये तो आमतौर पर जीके में आता है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता। तो आज हम लोग नवपाषाण पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग ने चर्चा भी किया था कल के क्लास में। जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, उसको भी 3 भागों में बांटा गया था, मैंने कल दिखाया था। इसकी जो प्रथम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या पहचान है वो आग की खोज होती है। आग की खोज होती है, मैंने बताया था आपको। और मानव जो यहाँ का था पूरा पाषाण कालीन, वो शिकारी तथा आखेटक, शिकारी या आखेटक और खाद्य संग्राहक था, और कच्चे मांस को आग में पकाकर खाना सीख गया था। ठीक है, पूरा पाषाण काल। इसके बाद हमने बताया मध्य पाषाण काल की बात की थी हम लोगों ने। तो मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जलवायु परिवर्तन होता है, हिमयुग की समाप्ति होती है, ग्लेशियर या बर्फ पिघलने लगते हैं,
जिससे छोटे जीव तापमान, जो वायुमंडल का तापमान होता है वो गर्म होने लगता है, जिससे छोटे जलीय जंतुओं और जीव जंतुओं का विकास होता है। इसीलिए इसको माइक्रोलिथिक एज कहा गया है। यहाँ सूक्ष्म जीवों का विकास होता है और इसके लिए सूक्ष्म क्या कहते हैं, जीवों को मारने के लिए सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग किया गया इसमें। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हम लोगों ने चर्चा किया था और ये भी बताया था कि यहाँ से ही पशुपालन की शुरुआत होती है। ठीक है, पशुपालन की शुरुआत होती है। तो आप लोग जितना अभी हम बताए हैं उतना भी याद कर लेंगे तो वनडे एग्जाम या पीसीएस में यहीं से सवाल आता है। मैंने आदमगढ़ और बागोर दो स्थान का नाम बताया था। बागोर राजस्थान में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। वहां से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या पढ़ेंगे कि ये पाषाण काल, अभी तक आदमी शिकारी, खाद्य संग्राहक, पशुपालन तक पहुंचा था। यहाँ आकर कृषि सीख जाता है। कहाँ? नवपाषाण काल अर्थात नियोलिथिक एज में, नियोलिथिक एज में आता है मानव और कृषि करना सीख जाता है। जब कृषि करने लगता है तो अस्थाई जीवन यहाँ आ जाता है। अस्थाई जीवन कैसे? अब देखो, मान लीजिए कैसे आएगा अस्थाई जीवन। मान लीजिए आपने कृषि की, गेहूं कहीं पर बो दिया, ठीक है, तो गेहूं के पैदा होने तक कुछ तो कुछ 4-6 महीना लगेगा। जब उसमें पैदावार होगा तभी तो उसका आप लेंगे। तो इसीलिए जब कृषि की अनिवार्य शर्त होती है उसको आप जहां कृषि वहीं करते हैं जहां आसपास आप रह सके। तो कृषि की शुरुआत होती है तो अस्थाई जीवन आता है। तो अस्थाई जीवन जब आता है तो यहाँ पर पशुपालन के साथ कृषि व्यापक तरीके से होने लगता है। ठीक है, दो चीज हो जाती है। तो इसको समझने की बात है। कृषि क्रांति का यहाँ शुरुआत होता है। यहाँ यही लिखा है, इंसान का अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ हो गया। जो कृषि के साक्ष्य मिलते हैं हमको मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से मिलते हैं, उसमें गेहूं, जौ, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। जब कृषि हुआ तो कुछ कृषि अधिशेष हुआ। जब कृषि अधिशेष मतलब, जैसे कृषि अधिशेष का मतलब ये समझिए, जैसे हमारे फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है, और हमने अन्न जो उपजाया खेती में वो 20 लोगों के लिए उपजा दिया, तो वो क्या हुआ, 10 लोगों के लिए अधिशेष हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब 10 लोगों का भरण पोषण होगा उससे, और क्या कहते हैं, 10 लोग कृषि में काम करेंगे, जो बाकी लोग बचे हुए हैं सरप्लस लोग, वो कोई अन्य कार्य करेंगे। न केवल कृषि करेंगे बल्कि अन्य कार्य करेंगे। अन्य कार्य में शिल्प आता है, शिल्प और व्यापार। शिल्प मतलब क्या होता है? शिल्पी का मतलब क्या होता है? जैसे कुम्हार, बढ़ई, नाई और आभूषण निर्माता, सुनार, ये सब क्या है? ये शिल्प है, एक शिल्पी है। ये अन्य कार्यों में तभी संलग्न होंगे जब इनके भोजन की एक उचित व्यवस्था हो जाएगी। तो इसीलिए कृषि अधिशेष बहुत जरूरी होता है। यही आप द्वितीय नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन हुआ अर्थात सरप्लस हुआ। जब सरप्लस हुआ तो और जो लोग बचे हुए लोग थे वो शिल्प की ओर चले गए। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन, जिनको कुम्हार कहते हैं, कुछ लोग औजार बनाने लगे जिनको कारीगर कहते हैं, कुछ लोग आभूषण का निर्माण करने लगे, सुनार, बढ़ई, तमाम आप लोग जानते होंगे यदि ग्रामीण जीवन से जुड़े हैं। तो ये जो लोग उत्पादन करते थे, शिल्प का उत्पादन होता था, तो इसके लिए व्यापार भी तो होगा ना भाई। जैसे मान लीजिए मैंने जंजीर बना ली 10, तो हम 10 थोड़ी पहन पाएंगे, हम उसको बेचेंगे भी, और जहां बेचेंगे उसको तो उससे क्या होगा, वस्तुओं का, पहले कोई करेंसी और नोट था ही नहीं, सिक्का था नहीं, तो वस्तुओं का लेन देन, विनिमय प्रणाली शुरू हुई, जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की शुरुआत सबसे पहले अगर आप देखने को कहें तो कहाँ से शुरू होता है? नवपाषाण काल में शुरू होता है। क्या?
वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। ठीक है, फिर जब ये सब चीजें शुरू हुई समाज में, जब लोग शिल्प व्यापार शुरू किए तो असमानता भी बढ़ेगी, कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, कुछ लोगों को कम पैसा होगा, तो समाज का क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, वर्गीकरण होगा, कि मतलब धनी लोग ऊपर, फिर मध्यम धनी, फिर उससे कम धनी, फिर सबसे कम धनी। तो ये लेबल बनेगा, एक लेबल जो स्तरीकरण जिसको कहते हैं, या इसी को वर्गीकरण कहते हैं। तो धन संचय जिसके पास ज्यादा होगा ऊपर हो जाएगा, निजी संपत्ति की संकल्पना आएगी, आयु और शक्ति के आधार पर भी समाज का विभाजन हुआ और धन के आधार पर भी समाज का विभाजन हुआ। मुझे लगता है मोटा मोटी ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अब देखिए नवपाषाण काल का जो सामाजिक संरचना था वो कैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निजी संपत्ति आई यहाँ पर संरचना, ठीक है, समाज और अर्थव्यवस्था की बात की गई है, तो निजी संपत्ति यहाँ पर आई, तो इसीलिए विवादों को सुलझाने के लिए नियमों का भी यहाँ पर निर्माण किया गया। जो शक्ति का केंद्रीकरण होता था कुछ बुजुर्ग और अनुभवी लोगों को दे दिया गया, जो गांव और समाज के लोग होते थे, जो थोड़े से ईमानदार प्रतीत होते थे, आयु के आधार पर उनको दे दिया गया कि आप लोग निर्णय करें। थोड़ी सी स्त्रियों पर नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो आरंभ हुई। धार्मिक रीति रिवाज उत्पादन सुनिश्चित करने हैं तो अनुष्ठान, समाधानों में औजारों और मितभांडों को दफनाना, ये सब भी क्रियाकलाप शुरू हुए। आर्थिक गतिविधियों में हम लोगों ने बताया वर्षा जल पर निर्भर सिंचाई, मेहरगढ़ से गेहूं जौ का साच, कोल्डीहवा से चावल का साच ये मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तकनीकी की देखें तो चमकदार पॉलिश किए हुए पत्थर के कृषि उपकरण मिलते हैं। शिल्प अगर देखें तो कुम्हार के चाक पर बेहतरीन मिट्टी के बर्तन, मकान निर्माण, ये सारी चीजें नवपाषाण कालीन सभ्यता में हमको देखने को मिलती है। जो हम लोगों ने इसका पूरा चर्चा कर ही चुका है पहले। तो अब देखिए कौन नवपाषाण कालीन स्थल रहे हैं और उसके साथ हमको कहाँ से मिलते हैं। ये वाला जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, वहां से भी हमको किसके साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। क्या, गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। कोल्डीहवा और चोपनी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिलते हैं। बुरजहोम और गुफकराल ये क्या है, गुफा का साक्ष्य यहाँ से मिलता है और यहाँ से भी हमको देखने को मिलता है, ये नवपाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, चिरांद एक स्थल है बिहार में, वहां से पय्यमपल्ली तमिलनाडु, दोवाजली होर्डिंग असम में है। ये सब आप रट लेंगे तो आपको नवपाषाण कालीन स्थल यहाँ से देखने को मिले। सबसे पुराने कृषि साक्ष्य गेहूं और जौ हम लोगों ने चर्चा कर ही दिया। चावल के साक्ष्य मिले, गर्त आवाज जिसको गुफा का मैं बता रहा था, पिट ड्वेलिंग, ये बुरजहोम और गुफकराल जो है कश्मीर में है, वहां से आपको देखने को मिलता है गर्ता आवास के साथ। इसमें इंसानों के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में हड्डियों के उपकरण देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय नवपाषाण विस्तार होता है, वही सब है और कुछ नहीं, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड। फिर देखिए ताम्रपाषाण काल आ गया। ठीक है, ताम्रपाषाण काल मतलब ताम्रपाषाण काल एक ऐसी अवस्था है जिसको हम लोग, एक है हड़प्पा सभ्यता, अभी हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का 5 नाम है, हम लोग अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे। जो ताम्रपाषाण काल सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के पहले भी है, साथ भी है, उसके बाद भी है। मतलब ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता के पहले भी उसके साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा सभ्यता के साथ भी उसके साक्ष्य मिलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो जाता है तब भी उसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो
पहली बार कॉपर, जिसको तांबा कहते हैं, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु है, इसीलिए इसको चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। कभी कभी आपको ये पूछा जा सकता है, चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। पहली बार मानव द्वारा जो प्रयुक्त किया गया धातु था वो तांबा था, और तांबे से ही तांबे के ही नाम पर तांबा जब मिला, जिसको ताम्र कहते हैं, और पाषाण प्रचलन में था ही, तो पाषाण को ले लिए और तांबे को ले लिए, ताम्र पाषाण काल, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है। तो यहाँ पर आते आते आप देखते हैं नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत बहुत व्यापक तौर पर हो गया था, स्थायी जीवन का हो गया था, समाज का स्तरीकरण हो गया था। यहाँ पर थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फसलों की जो चीज होती है, कृषि और पशुपालन का व्यापक प्रयोग देखने को हमको मिलता है। चावल, गेहूं, मटर, दाल। तकनीकी मतलब अभी भी हल का प्रयोग नहीं दिखता था, यहाँ पर हल का अभाव था। जुताई के लिए लकड़ी के डंडों का साक्ष्य मिला है कि नुकीली लकड़ी से जुताई वो लोग करते थे। पशुपालन, जानवरों का पालन करते थे, लेकिन दूध और दुग्ध उत्पादों का अभी तक प्रयोग करने का साक्ष्य हमको देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो ये मोटा मोटी है, इस स्लाइड को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब फिर शिल्प और कला, कुछ स्थान है क्या कहते हैं ताम्रपाषाण कालीन। एक है अहाड़। अहाड़ जो है राजस्थान में है, इसे को ताम्बवती भी कहते हैं, मतलब जहां तांबा गलाने का क्षेत्र है, साक्ष्य मिलता है। बालाथल है, यहाँ बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं। गेरू रंग के मृद भांडों की प्राप्ति हुई है, जिसको कहते हैं आचर कलर्ड पॉटरी, जिसको ओसीपी का उदाहरण दिया जाता है। आहार, कायथा और नवदा टोली, ये तीन स्थान बहुत फेमस है। आहार है राजस्थान में, कायथा एमपी में, कायथा जोरवे, हाँ ये नवदा टोली जोरवे, कायथा जो एमपी में, जोरवे महाराष्ट्र में। ये हमको साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन, ठीक है। आइए अब कैसी अर्थव्यवस्था होगी, वही सेम नवपाषाण कालीन वाली। वस्तु विनिमय, मतलब जब शिल्प हुआ, शिल्प के लिए व्यापार बढ़ा, तो व्यापार कैसे करेंगे, बार्टर सिस्टम से करेंगे। रिहायशी बस्तियों और समाधानों से स्पष्ट आर्थिक और सामाजिक वर्गीकरण, मैंने सोशल क्लासिफिकेशन की बात पहले ही कर दी है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, बता ही दिया है क्यों हुआ था सोशल क्लासिफिकेशन। समाज में जब किसी भी प्रकार का विभेद होगा, चाहे वो आयु, चाहे लिंग, चाहे वो धन के आधार पर, तो क्लासिफिकेशन हो जाएगा। मातृदेवी की पूजा का प्रचलन यहाँ पर देखने को मिलता है, उनके साक्ष्यों से मिलता है। मृत्यु के प्रति जीवन में विश्वास रखते थे और गहरा विश्वास था। कैसे ये पता चलता है, ताकि मरने के वाले के साथ उसकी जो उपयोगी हुई सामग्रियां या वस्तुएं रहते थे उसको भी ये लोग दफना देते थे, इसलिए पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन इनका रहा, जीवन में विश्वास रहता था, ठीक है। शिशु मृत्यु दर ज्यादा होती थी, ठीक है। प्रमुख स्थल जैसे मैंने बताया बनास या आहार संस्कृति, ये राजस्थान में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये रटने का, कभी कभी केवल स्थल पूछ लिया जाता है, कौन से स्थल यहाँ पर है, ठीक है। बालाथल, आहाड़, गिलिंग कहाँ है, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जैसे मैंने बताया ही कायथा, मालवा, नवदा टोली और एरण, ये रट लीजिए बिल्कुल। महाराष्ट्र में क्या, जोरवे, दहमाबाद, इनाम गांव, और अन्य में गणेश्वर, अहिछत्र और सोनौली। तो ये तीन नाम तो बिल्कुल रट लीजिए, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ से सवाल कभी कभी पूछा जा सकता है कि पूछ लेगा ऐसे कि जोरवे संस्कृति किससे संबंधित है और किस राज्य में है, तो आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी था।
तो कुल मिला के एक पुनरावलोकन हम लोगों को करना होगा। देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसी का पुनरावलोकन है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम पाषाण काल। तो इसमें जो डायमेंशन है वो तकनीकी वो उपकरण है। यहाँ पर जो तकनीकी थी वो खुरदुरे और हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब हैंडएक्स, किसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रुस्कुट ने। हमने बताया था यहाँ जो मध्य पाषाण काल में आता है तो सूक्ष्म माइक्रोलिथ हो जाता है। यहाँ पॉलिश किए हुए चाक का प्रयोग, यहाँ तांबा के साथ पत्थर का प्रयोग होने लगता है। अर्थव्यवस्था कैसी थी अगर देखा जाए, तीनों में चारों में मिलान करें तो ये आखेटक, खाद्य संग्राहक, शिकार, कुछ प्रारंभिक पशुपालन के साथ हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन उतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी। नव पाषाण काल में कृषि और पशुपालन, और यहाँ अगर ताम पाषाण काल में देखते हैं तो कृषि, धातु शिल्प और वस्तु विनिमय ये लोग करने लगते हैं। वस्तु विनिमय का प्रमाण यहाँ भी थोड़ा मोड़ा मिलता है, लेकिन यहाँ पर व्यापक रूप से मिलते हैं। तो समाज और आवास कैसे रहेगा? पूरा पाषाण काल के मानव प्राकृतिक गुफाएं और घुमंतु थे, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। मध्य पाषाण काल के लोग अस्थायी झोपड़ियों में निवास करने लगे थे। पशुपालन का साक्ष्य बागोर से मिलता है, वहीं कुछ अस्थायी झोपड़ियों का भी मिलता है। नव पाषाण कालीन मानव अस्थायी बस्तियां और गर्त आवास में रहने लगते हैं। यहाँ पर स्पष्ट सामाजिक वर्गीकरण हो जाता है। कहाँ पे? ताम पाषाण काल में। मुख्य उपलब्धि देखेंगे तो यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको देख लीजिए। आग की खोज सर्वप्रथम कहाँ होती? पूरा पाषाण काल। हिमयुग जीवन रहता है। या मध्य पाषाण काल में क्या होता है? समाधान, सूक्ष्म जीवों का विकास होता है, और क्या कहते हैं, पशुपालन की शुरुआत यहाँ हो जाती है। ये भी कि जलवायु अनुकूल होने लगता है, मतलब हमने बताया कि हिमयुग की समाप्ति होती है, बर्फ पिघलने लगता है। उसी का परिणाम होता है कि नवपाषाण काल में कृषि क्रांति हो जाती है और पहिए का आविष्कार होता है, और पहली बार धातु का प्रयोग यहाँ किया गया। ताम पाषाण काल में तांबा के साथ पत्थर का प्रयोग किया गया, जिसके नाम से इसका नाम ही पड़ा चैल्कोलिथिक। तो ये पूरा एक दृष्टि में आपको पाषाण काल इसमें दिखाई पड़ रहा है। इस स्लाइड को ही अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी आपका पीसीएस का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, यहाँ से निकल जाएगा, एक भी सवाल नहीं फंसेगा। इसको देख लीजिए। तो हम लोगों का पाषाण काल आज होता है समाप्त। हम लोग अगली क्लास में 3 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, 3 या 4 में, हड़प्पा सभ्यता। आप लोग मेहनत करते रहिए, कमेंट करिए, कोई भी समस्या हो हमसे बात करिए, हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मेहनत करते हुए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं फिर।